कोशिका के बारे में ये क्या है और इसकी क्या क्या संरचना है। तो सबसे पहले अगर बात करें हम लोग कोशिका की बात करें तो कोशिका जो होता है जीवधारियों की जो है वो संरचनात्मक इकाई है। कौन सी इकाई है? संरचनात्मक इकाई है और संसार की सभी छोटी छोटी कोशिकाएं से मिलकर बना हुआ है। अब समझते हैं कोशिका को अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कोशिका को अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। अगर कोशिका की खोज की अगर हम लोग बात करें तो कोशिका का जो सर्वप्रथम जो खोज किया है वो किया है आपका रॉबर्ट हुक ने किया है। किसने किया है? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन किंतु यह मृत कोशिका में किया है। इसमें किया है? मृत कोशिका में। इसीलिए इसे फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है रॉबर्ट हुक को। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की अगर हम लोग बात करें, किस कोशिका की? जीवित कोशिका की बात करें तो ये खोजा गया था 1674 में एंटोनी लीवन-हॉक ने किया था। किसने किया था? हॉक ने किया था। अगर हम लोग बात करें कोशिका के सिद्धांत की बात करें तो कोशिका के सिद्धांत किसने दिया? तो ये जर्मन के वनस्पति वैज्ञानिक जिनका नाम था स्लाइडेन। क्या नाम था? इनका नाम जो था स्लाइडेन था। ये जर्मन के ही थे। स्लाइडेन एवं स्वॉन ने दिया था और इनका कहना था कि प्रत्येक जीव का उत्पत्ति एक कोशिका से हुआ है। प्रत्येक जीव की अगर उत्पत्ति की बात करें तो किससे हुआ है? कोशिका से हुआ है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या बहुत कोशिकाओं से मिलकर बना है। प्रत्येक जीव एक स्वाधीन इकाई है, यद्यपि सभी कोशिकाओं मिलकर कार्य करती है, फलस्वरूप एक जीव बनता है। कोशिका की उत्पत्ति की प्रक्रिया में केंद्रक मुख्य कार्य करता है। अगर इसमें दूसरी तरफ हम लोग देखें तो सबसे अगर छोटी कोशिका की अगर बात करें, सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो कौन है? माइकोप्लाज्मा है। जबकि सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर के अगर हम लोग सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो वह है शुक्राणु, जिसे स्पर्म कहा जाता है। शुक्राणु जिसे स्पर्म कहा जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं इसमें कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है तो वह है अंडाणु, ये ओवम। ये फीमेल में पाया जाता है, जबकि ये कहाँ पाया जाता है? मेल में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो तांत्रिका कोशिका है, ये ब्रेन में पाया जाता है। अगर इस समय कोशिका का अगर देखें तो दो भागों में बांटा गया है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। याद रखिएगा कौन सा कोशिका? पादप कोशिका और जंतु कोशिका। अब हम लोग बात करते हैं कोशिका की झिल्ली के बारे में। आखिर ये किसका बना होता है? तो कोशिका के सभी आवरण एक झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली में कोशिका झिल्ली कहते हैं। देखिए अगर कोशिका के किनारे इसके साइड में देखिएगा तो एक झिल्ली जैसी संरचना होती है, इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहा जाता है। यह जंतु एवं पादप दोनों में पाया जाता है। क्लियर है? ये किस किस में पाया जाता है? जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। तो आपको ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी ये जितने भी हम पढ़ा रहे हैं ये आपको PDF आपको मिल जाएंगे। अगर हम लोग बात करते हैं कोशिका वाल की बात करें, सेल वाल की बात करें तो ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप यानी पेड़ पौधों के कोशिका में पाया जाता है, सेल वाल पाया जाता है। क्लियर है? और ये किसका बना रहता है? तो ये बना रहता है सेलुलोज का। यह कोशिका के निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करने में सहायक होता है। यह पेड़ों में कठोरता को प्रदान करता है। पेड़ों में किसका प्रदान करता है? कठोरता को प्रदान करता है। अगर हम लोग सेल की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें केंद्रक की भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो कोशिका के मध्य में एक संरचना होती है जिसे केंद्रक कहा जाता है। कोशिका का है तो कोशिका के बीच में एक संरचना होती है जिसे केंद्रक कहा जाता है। यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। दोनों में इम्पोर्टेंट है। पादप यानी पेड़ पौधों की भी कोशिका में भी और एनिमल प्लांट दोनों में पाया जाता है। अगर हम लोग बात करें कोशिका के सबसे महत्वपूर्ण अंग की बात करें तो यही हमारा निकल के आता है सेल। क्या निकल के आता है? सेल। और सेल में भी क्या? केंद्रक। कोशिका का इसे दिमाग कहा जाता है क्योंकि यही सारा कुछ कोशिकाओं में बहुत सारे इसके होते हैं जो यही कार्य करने के लिए उन लोग को प्रेरित करता है। इसकी खोज की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने 1831 में किया था।
डीएनए एवं आरएनए गुणसूत्र में पाया जाता है। क्लियर है बातें। अगर इसमें बात करें केंद्रक की बात करें तो इसमें प्रोटीन लगभग 70 से 80%, जबकि डीएनए 10% और आरएनए की बात करें तो 2 से 3% और लिपिड पाया जाता है 3 से 4% के करीब। अब हम लोग बात करते हैं कोशिका के कुछ और फैमिली के बारे में, जिसमें से है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में है, तो चलिए समझते हैं। कोशिका के अंदर में आंतरिक जो संरचना की सहायता प्रदान करता है, ये आप यहाँ पे फिगर जो देख रहे हैं, यह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये 2 प्रकार की होती है, एक चिकना होता है, एक खुरदुरा होता है। एक होता है चिकना और दूसरा होता है खुरदुरा। अब दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो ये कोशिका में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का संश्लेषण में सहायता करता है। जबकि खुरदुरा की बात करें तो इसके ऊपरी छोटे छोटे कण होते हैं, जिसे में राइबोसोम ये प्रोटीन का सहायता करता है। राइबोसोम की अगर हम लोग बात करें तो राइबोसोम का जो खोज किया है गोल्जी ने किया है। देखिए, पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता कौन? राइबोसोम। और ये कोशिका का सबसे छोटा अंग है। देखिए, कोशिका के भी अगर सबसे छोटे अंग की बात करें तो ये हो जाएगा राइबोसोम हो जाएगा। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है और इसका मुख्य जो कार्य है प्रोटीन को संश्लेषित करना। राइबोसोम में अगर देखें तो राइबोसोम 2 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 2, 70S और 80S, 70S और 18S। इसके आकार देखिए, नाम से इसके साइज से ही लग रहा है कि छोटा होगा। इसके आकार छोटे होते हैं, जबकि इस कार्य का आकार बड़ा होता है। अगर इसके कुछ एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें 70S के, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया, जबकि इसके बात करें तो विकसित पौधे एवं जंतुओं में ये पाए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया की। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया जो खोज है 1880 में किसने किया है? कैल्वर ने किया है। अब देखिए, अब इसकी बात अगर हम लोग देखें तो इसका अगर नामकरण खोजा कोई और है, जबकि नामकरण कौन किया है? बेंडा ने किया है। नामकरण किसने किया है? बेंडा ने। और इसका नाम क्या दिया है? माइक्रोकॉन्ड्रिया नाम रखा है। क्लियर है बातें। ये कोशिका के द्रव में पाए जाने वाली गोलाकार अथवा सूत्रधार संरचना होती है। माइक्रोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली से घिरी होती है तथा इसे उभारने में क्रिस्टी कहते हैं। इसके साइड में जो होते हैं इसे क्रिस्टी कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि माइक्रोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न में पूछ दिया जाए कि सेल ऑफ कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो आपको मानना है माइक्रोकॉन्ड्रिया को मारना है। माइक्रोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन से संबंधित कार्य एटीपी का निर्माण एवं भोजन का ऑक्सीकरण करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर से एक बार देखिए, माइक्रोकॉन्ड्रिया कोशिका का श्वसन कार्य एटीपी का निर्माण एवं भोजन में ऑक्सीकरण का कार्य करता है। क्लियर है। इसका कार्य क्या है? कोशिका के भीतर श्वसन एवं एटीपी का निर्माण करना, श्वसन के भीतर एटीपी का निर्माण करना। अब हम लोग बात करते हैं इस लाइसोसोम के बारे में। तो लाइसोसोम को समझते हैं। लाइसोसोम का जो खोज है ये किया है डी डुबे ने किया है। किसने किया है? डी डुबे ने किया। इतना याद रखिएगा। कोशिका के अंदर ये पाचन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। फिर से सुनिए, जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। कोशिका के अंदर कोई भी अंग कार्य नहीं करता है तो वो उस अंग को नष्ट कर देता है। क्लियर बात है। अगर कोशिका के अंदर कोई भी ऐसे अंग है जो कार्य नहीं करता है तो उसे ये नष्ट कर देता है। कौन? ये कर देता है लाइसोसोम। क्लियर बात है। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो ये फट जाता है, जिससे कोशिका नष्ट हो जाती है। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। किसे कहते हैं? आत्महत्या की थैली। अब बात करते हैं गोल्जी काय की बात करते हैं। इसको खोज जो किया है कैमिलो गोल्जी ने किया है और ये पदार्थों का परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए इसे यातायात की सहायता में इसे यातायात का प्रबंधक भी कहते हैं। यातायात का प्रबंधक भी इसे कहा जाता है।
अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो इसे अब हम लोग देखते हैं सेंट्रोसोम के बारे में। तो आइए समझते हैं सेंट्रोसोम के बारे में। ये सेंट्रोसोम क्या है? यह केवल देखिए सेंट्रोसोम कहाँ पाया जा रहा है? यह केवल जंतु कोशिका में पाया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे पादप कोशिका भी ऑप्शन हो सकता है, जंतु कोशिका भी हो सकता है। तो ये सिर्फ किस में पाया जाता है? जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसकी अगर संरचना की बात करें तो बेलन जैसी होती है और इसमें केंद्रक के पास मौजूद कोशिका विभाजन में ये सहायता करता है। किस में सहायता करता है? ये कोशिका के विभाजन में सहायता करता है। अब हम लोग बात करते हैं वैक्यूल्स के, रसधानी की बात करते हैं। तो ये निर्जीव संरचना है। इसमें तरल पदार्थ भरे होते हैं जो कि एक झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। क्लियर है बातें? झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। रसधानी एक प्रकार का द्रव्य पाया जाता है जिसमें कोशिका रस कहते हैं। कोशिका रस किसे कहते हैं? रसधानी को। अब इसमें कोशिका में जल, खनिज, कार्बोहाइड्रेट या इत्यादि पाए जाते हैं। रसधानी जंतुओं में छोटी होती है तब जबकि पादप में क्या होता है? बड़ा। देखिए जंतु में क्या होता है? छोटा, जबकि पादप कोशिका में क्या होता है? बड़ा होता है। अब हम लोग बात करते हैं प्लास्टेट के यानी लवक की बात करते हैं। तो ये केवल देखिए पादप कोशिका में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, किस में पाया जाता है ये? तो ये पाया जाएगा आपका पादप कोशिका में। क्लियर है? देखिए सेंट्रोसोम किस में पाया जाता था? तो सेंट्रोसोम आपका जो पाया जाता था वो पाया जाता था जंतु कोशिका में यानी एनिमल में पाया जाता था। जबकि अगर हम लोग इसमें जब देखे हैं, इसकी अगर बात करते हैं तो ये किस में पाया जा रहा है? पादप में। और ये 3 टाइप के होते हैं, हरित, अवर्णित और वर्णित। ठीक है? हरित लवक, अवर्णित लवक और लवक। क्लियर है? समझ में आ गया आप लोग को? अब देख लेते हैं। अब ये तीनों के थोड़ी थोड़ी बातों को हम लोग समझते हैं। हरित लवक की बात करें, क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये भोजन का निर्माण करता है। ये पत्तियों तथा तना में पाया जाता है। इसके अंदर हरे रंग पर्णहरित पाए जाते हैं। इसी की सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण हरित लवण के आधार पर करते हैं। और ये पादप कोशिका को क्या कहते हैं? रसोई घर कहते हैं। क्लियर है? रसोई घर इसी को कहते हैं। अवर्णित लवण यानी ल्यूकोप्लास्ट की अगर बात करते हैं तो ये रंगहीन होते हैं। इसमें कोई कलर वगैरह नहीं होता है। ये पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है। क्लियर है बातें? जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है, जैसे कि जड़, भूमिगत, तना। क्लियर है? अब देखिए, आप भी देखिए, जब नीचे ज़मीन के अंदर रहेगा तो उसमें रंगहीन तो रहेगा ही, इसमें कोई भी कलर वगैरह तो नहीं होंगे। जैसे लाल पीर हरियर की अगर बात करते हैं तो भोजन को ये संग्रहित करता है, यानी भोजन को ये भंडारित करने का काम कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट। अब हम लोग बात करते हैं वर्णित लवण यानी क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं तो ये रंगीन होता है। ये लवक रंग प्रदान करता है। जैसे बीज में रंग की बात करें, पुष्प में रंग की बात करें तो ये सब किसमें का काम करता है? तो ये करता है क्रोमोप्लास्ट ही काम करता है। जैसे टमाटर का लाल होना लाइकोपिन के कारण, गाजर का कलर होना कैरोटीन के कारण, चुकंदर में देखिएगा तो उसमें लाल होना, तो ये किसके कारण होता है? विटामिन के कारण होता है। अगर हम लोग इसमें देख ले, अगर हम लोग बात करें इसमें, इसका अगर हम लोग बात करते हैं तब ध्यान दीजिए, ये है जो हमारा ये जो फिगर जो आपको नज़र आ रहा है, ये है सिलिया और एक है फ्लेजला। सिलिया और फ्लेजला ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। किस में? सिलिया और फ्लेजला किस में पाया जाता है? जंतु कोशिका में। ये पादप में नहीं पाए जाते हैं। अब दोनों में हम लोग अंतर समझते हैं कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में समझते हैं। तो ये गोल होता है जबकि ये चरकोर होता है। जंतु कोशिका का जो सेल होते हैं, कोशिका होता है वो गोल होता है, जबकि पादप का क्या होता है? चरकोर। अब दोनों में क्या क्या सामूहिक है? देखिए, केंद्रक की बात करें तो ये जंतु में भी पाया जाएगा और पादप में भी पाया जाएगा। कोशिका झिल्ली भी जो है दोनों में पाया जाएगा। माइक्रोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाएगा। लाइसोसोम दोनों में पाया जाएगा। गोल्जी बॉडी दोनों में पाया जाएगा। रसधानी है और तर्काय है। ये सारे इसमें ये दोनों में कॉमन पाए जाते हैं। दोनों में थोड़ा सा अंतर हम लोग समझते हैं प्रोक्रोस्टिक और यूकोरिस्टिक के बारे में। तो ये क्या होता है? अविकसित होता है,
या इसको हम लोग कह सकते हैं अर्ध विकसित भी कह सकते हैं। ये केंद्र में अविकसित होते हैं। ये 70 इस प्रकार का होता है, छोटा है। कोशिका का विभाजन नहीं होता है इसमें। ये श्वसन झिल्ली में ही होता है, उदाहरण के लिए बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। क्लियर है बातें। जबकि यूकोरेटिक कोशिका की बात करें तो ये पूर्ण विकसित होता है। समझ गए कि नहीं। केंद्रक में पूर्ण विकसित होता है, 70-80s पाया जाता है, कोशिका का विभाजन करता है। श्वसन तंत्र माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है, पेड़ पौधे जीव जंतु में पाए जाते हैं। अब इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बात करें तो हम आपको सारे प्रश्नों को बता दिए हैं। अब इसका थोड़ा सा प्रीवियस ईयर टेस्ट भी हम लोग लगा लेते हैं। कोशिका वैज्ञानिक का अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के वैज्ञानिक को अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए किस में पूछा, 2016 में पूछा है और 2019 में पूछा है। तो देख समझते हैं कि इसमें क्या होगा। तो आइए समझते हैं कि इसको क्या कहते हैं। तो साइटोलॉजी कहेंगे कि देखिए इसका है साइटोलॉजी। क्लियर है बातें। किस ब्रिटिश वैज्ञानिक ने 1665 में कोशिका का खोज किया? तो किसने किया है? रॉबर्ट हुक कि रॉबर्ट ब्राउन? बताइए आप लोग। ये किया है रॉबर्ट हुक ने किया है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा। दूसरी तरफ आते हैं, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेमैन स्वान ने दिया था ना, बताए थे आपको। निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाले गुण नहीं है? किसमें गुण नहीं है? तो इसमें क्या मार देंगे? आपका मार दीजिए प्लाज्मा। अब आते हैं दूसरी तरफ, एंडोप्लाज्मिक यानी कि सतह पर उपस्थित की खुरदरा। खुरदरा कौन सा बताए थे? राइबोसोम या गोल्जी का? तो ये था आपको राइबोसोम था। कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनता है? ये भी था राइबोसोम ही था। देखिए ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न। देखिए MTS में पूछा हुआ है, CPO में पूछा हुआ है, कई बार पूछे हुए हैं, यहाँ तक कि UPSC में भी पूछा हुआ है, UPPCS में पूछा हुआ है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका के अंग कोशिका के आत्महत्या की थैली? तो बताइए कौन था? लाइसोसोम थे। अब कोशिका में किसको कोशिका गृह यानी पावर प्लांट यानी पावर हाउस कहते हैं? तो किसे कहा जाता है पावर हाउस? किसे कहते हैं? ये कहा जाता है माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्लियर है। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं? पादप यानी पेड़ पौधे में। तो बताइए कोशिका झिल्ली, ये तो दोनों में पाया जाता है लाइसोसोम। ये पाया जाता है किसमें? प्लास्टिड। सिर्फ पादप में ही पाए जाते हैं। अब ये हो गया आपका आंसर, आप वहाँ से मिला सकते हैं। तो ये थे आज के हमारे वीडियो कोशिका से रिलेटेड। और भी हमारे वीडियो आते रहेंगे और आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब किया करें। बाकी